Hello and welcome to the knowledge source. Recently, FAO has published its report in which it is saying that in the world there is a rise of food prices all over the world. तो आज के सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे FAO के द्वारा जो अभी रिपोर्ट पब्लिश हुआ है, जो कि हर मंथ पब्लिश होता है, इसमें कौन कौन से ऐसे मेजर फैक्टर्स हैं या कौन कौन से ऐसे मेजर ऑप्शंस हैं जिसके ऊपर FAO ने पर्टिकुलरली एम्फेसिस किया है उसके ऊपर, और क्या ऐसे रीजंस हैं कि जो पूरे वर्ल्ड में हम देख रहे हैं कि एक जो डिमांड एंड सप्लाई की चेन की जो मैकेनिज्म है वो कहीं ना कहीं डिसरप्टेड दिखाई दे रही है, और जिसके चलते पूरे वर्ल्ड में हम देख रहे हैं कि जो पूरे वर्ल्ड में फूड प्राइसेस है उसकी ग्राफ कहीं ना कहीं साइमल्टेनियसली इंक्रीज हो रहे हैं। तो आज सेशन में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक चैनल से आकर जुड़ सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन्ड है। तो देखिए, अभी रिसेंटली जो FAO ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है, ये जो रिपोर्ट है वो हर मंथ रिपोर्ट ये पब्लिश होता है, बट इस रिपोर्ट में कुछ खास है, क्योंकि जो अगर हम देखें लास्ट 7 मंथ में इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि लास्ट 7 मंथ में हम 2020 के देखें तो देयर इज ए कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द इन्फ्लेशन ऑफ द फूड प्राइसेस, और जिसमें ये रिपोर्ट में बताया गया है कि जो मेजर कैटेगरीज हैं जिसमें कि अगर शुगर को छोड़ दिया जाए तो बाकी ऐसे सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कि हम प्राइस को हम कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते हुए देख रहे हैं। तो इस रिपोर्ट में ये एम्फेसिस दिया गया है और इसमें भी कंपैरिजन भी किया गया है कि लास्ट ईयर से किस तरीके के जो इन्फ्लेशन है जो ये फूड प्राइसेस में वो किस तरीके के इंक्रीज हुए हैं और जिसके चलते क्या इंपैक्ट्स हो सकते हैं, स्पेशली अगर हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में बोलें। देखिए, इसमें इस रिपोर्ट में ये बताया गया है FAO के द्वारा, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ये जो रिपोर्ट हर मंथ जैसा मैंने आपको बताया कि रिलीज होता है। तो इसमें यह बताया गया है कि जो फूड प्राइसेस इंडेक्स में ये दिखाया गया है कि जो बास्केट जो लिया जाता है कि जो बेसिकली किसी भी प्राइस कंपैरिजन के लिए एक बास्केट रखा जाता है। बास्केट में इन द सेंस की एक पर्टिकुलर बास्केट, उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट होंगे जिसके ऊपर जो भी एनालिसिस होता है किसी ग्राफ की, तो उस पे ये बास्केट में डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो होता है कंपैरिजन होता है। तो उस अगर बास्केट में देखिए ऐसे प्रोडक्ट्स जैसे कि ऑयल सीड हो गए, सीरियल्स हो गए, डेली प्रोडक्ट्स जैसे कि मीट हो गए, शुगर, सो इन सब की जो एवरेज प्राइस जो निकाली गई, तो उसमें क्या हुआ कि दिसंबर में हम देख रहे हैं कि 107.5 ये ग्राफ जो था इसमें ये हिट कर रहा था, और जो कि लास्ट मंथ में हम देखें तो ये 105.2 था। तो ये बेसिकली अब लास्ट मंथ से कंपैरिजन नहीं, लेकिन आप ये देखिए कि ये लास्ट 7 मंथ में FAO ने बताया है कि लास्ट 7 मंथ में जो स्पेशली अगर पेंडेमिक की बात करें हम, सिचुएशंस जो भी इमर्ज हो रही हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि फूड प्राइसेस की जो प्राइस जो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में हम देखें वो प्राइस बहुत ही कंटिन्यूअसली स्पाइक उसमें देखा जा रहा है। सो अगर हम देखें कि FAO क्या है या किस तरीके से वर्क करता है, तो देखिए FAO जो एक स्पेशल बॉडी है जो कि UN के अंडर आता है और वर्क करता है, और ये फॉर्म किया गया था 1945 में, जो कि और इसकी हेडक्वार्टर इटली रोम में है। ठीक है, सो अगर बात करें ये जो ज्वाइंट एक कमिटी के ज्वाइंट फॉर्मेशन के थ्रू काम करता है, जिसमें कि WHO और FAO वर्क करता है, और जो कि इसकी एक्सपर्ट कमिटी जो होती है इसके अंडर वो डिफरेंट एरियाज में वर्क करते हैं रिगार्डिंग, जैसे कि ये किसी नेशन को हेल्प कर सकता है तो इन रेजिंग दियर लिवलीहुड स्टैंडर्ड्स, किस तरीके की उनके पास जीविका के लिए साधन है, तो उसमें जो भी उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करना या फिर इंप्रूव करना इसमें हो सकता है। फिर ये FAO वर्क करता है जो भी न्यूट्रिशन, जो पीपुल उस किसी पर्टिकुलर कंट्रीज के अगर न्यूट्रिशियस फूड नहीं ले रहे हैं तो किस तरीके से इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, तो इसमें भी हेल्प कर सकता है। इसके बाद ये FAO वर्क करता है टू रेज द इफिशियंसी ऑफ फार्मिंग, जो भी हमारे फार्मिंग कम्युनिटी है उनमें जो फार्मिंग की क्वालिटी किस तरीके होनी चाहिए, जिसमें कि न्यूट्रिशियस फूड इसमें इंक्लूड हो सके। और जो फॉरेस्ट्री और फिशरीज की बात करते हैं हम, जहाँ पे फॉरेस्ट्री और फिशरीज में भी किस तरीके से चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के अंडर इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो इसमें भी ये सजेशंस देते हैं। इसके बाद जो भी बेटर कंडीशंस जो रूरल एरियाज में हमारे डिफरेंट कंट्रीज में रहते हैं लोग, उनके लिए किस तरीके के लिवलीहुड के साधन मिले और जिसमें वो अपना जीविका के लिए कुछ वर्क भी कर सके, और जिनकी हेल्थ और हो एजुकेशन हो, इसमें से भी उनकी धीरे धीरे, क्योंकि ये जो हेल्थ होता है वो बेसिकली सभी सेक्टर से लिंक्ड होता है, तो इसमें बेसिक अगर हम हेल्थ को इंप्रूव करेंगे तो बाकी सेक्टर्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो सकेंगे। सो ये FAO के अंडर ये बेसिक आइडिया था जो कि 1945 में इसको बनाया गया था, इसको एक चार्टर्ड के थ्रू, और इसका हेडक्वार्टर इटली रोम में है।
सो अगर हम देखें कि स्पेशल क्वेश्चन अभी हम देखते हैं कि जो ये करंट ग्लोबल प्राइसेस में हम पूरे फूड में देख रहे हैं कि जो एक काइंड ऑफ स्पाइक जो दिखाई दे रहा है लास्ट 7 मंथ से, तो वो क्यों हो रहा है। तो देखिए, अगर एक छोटा सा आपको थोड़ा बैकग्राउंड ले जाता हूँ, स्पेशली अगर हम 2006 के बात करें और जब 2008 में जो हमारा काइंड ऑफ इन्फ्लेशन और रिसेशन, जो एक हाफ रिसेशन भी हम बोलते हैं, जो कि 2008 में हिट किया था पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में, इसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उसकी जो प्राइसेस हैं वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगी, जैसे कि वीट हो गया, मेज हो गया, सोया, राइस, पाम ऑयल। तो इन सब की जो प्राइसेस, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो किसी प्रोडक्ट को बनाने में, तो उनकी प्राइसेस क्या हो गई, धीरे धीरे इंक्रीज होने लगी। तो जिसके चलते जो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जो भी प्राइसेस आउटपुट प्रोडक्ट बन के तैयार होते हैं, तो उनकी प्राइसेस में भी हमें स्पाइक देखने को मिलेगा। सो बेसिक आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी जो इकोनॉमी में, इकोनॉमिक फ्रंट में आपको एक सिचुएशन याद रखना है, डिमांड एंड सप्लाई। तो जब डिमांड की अगर हम देखें ज्यादा जरूरत है, तो सप्लाई अगर वहां पे कम होगा, तो उसमें जो हम क्या किसी प्राइसेस में जो भी देखेंगे कि प्राइस उसकी तेजी से ऊपर हो जा रही है। तो यही सिचुएशन यहां पे भी लागू होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखें जो ग्लोबल एग्रीकल्चर प्राइसेस जो है वो हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग फ्लक्चुएशंस हमें देखने को मिलता है, अगर हम स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में देखें। और इंडिया में स्पेशली अगर हम देखें, जैसे सपोज अभी भी हमारे पूरे इंडिया में जो भी ऐसा माना जाता है कि हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है, जहां पे मोर देन अराउंड 50% अभी भी लोग जो है वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है फॉर देयर लिवलीहुड। और स्पेशली अगर हम देखें इस कंडीशन में जहां पे अराउंड 70% ऑफ जो भी हमारा एग्रीकल्चर होता है वो टोटली और इन टोटली डिपेंडेंट अपॉन द मानसून। तो इसके चलते क्या होता है कि कई बार अगर मानसून में फ्लक्चुएशंस होते हैं, तो जो प्राइसेस और डिमांड और सप्लाई की जो चेन एक इंटैक्ट होनी चाहिए, एक स्मूथ वे में चलनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं डिसरप्टेड होती है, और उस डिसरप्शन के चलते जो प्राइसेस में होते हैं हमारी इंक्रीज होती है। तो वही सिचुएशन यहाँ पे भी है। तो जिसके चलते हम देख रहे हैं कि अभी जो भी मानसून से डिप्रेशन हुआ, और स्पेशली अगर हम पेंडेमिक के बाद जो सिचुएशन देख रहे हैं, जहां पे जो हमारी फूड प्राइसेस, तो अवेलेबिलिटी वहां प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो इन्फ्लेशन और जो भी पेंडेमिक के चलते जो लॉकडाउन लगा, जिसके चलते कि जो फूड प्राइसेस थी वो एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचनी चाहिए, वो टाइमली नहीं पहुंच पाए, और जिसके चलते वो उस डिसरप्शन के चलते हम क्या देख रहे हैं कि जो फूड प्राइसेस में एक स्पाइक देखने को मिल रहा है, और डिफरेंट ये इन्फ्लेशन जो भी सजेस्ट कर रहा है कि हमारा फूड प्राइसेस की ग्राफ आगे जा रही है। सो एक डेटा के थ्रू अभी हम समझते हैं, जैसे कि ये कोविड-19 के बाद ये सिचुएशन समझाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे एक दो ग्राफ आपको दिखा रहा हूं मैं, और ये देखिए पहला जो ग्राफ है, यहाँ पे फूड, ग्रोसरीज और हाउस होल्ड सप्लाई जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें डिफरेंट कंट्रीज के वहां पे लोगों का रहने वाले जो लोग हैं, उन्होंने बताया कि किस तरीके के प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं। और ये जो दूसरा ग्राफ है, ये दूसरा ग्राफ आपको मैं दिखा रहा हूं कि ये जो ग्राफ है जहां पे लोगों ने इनफैक्ट अगर प्राइसेस बढ़े भी हैं तब भी वहां पे पैसे वहां पे देखिए खरीदे हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर ऑन एन एवरेज देखें, ग्लोबल एवरेज जो स्पाइक हमें देखने को मिल रहा है वो अराउंड 63% तक ये इंक्रीज हो चुका है, जो भी ग्लोबल फूड प्राइसेस हैं। और उसमें देखिए कंट्रीज लाइक अर्जेंटीना हो गया, टर्की, चिली, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, तो ये ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे लोगों का, या परसेप्शंस नहीं बोलूंगा मैं, इनफैक्ट ये एक आपको ये सजेशंस ये दिखा रहा है इस ग्राफ के थ्रू कि जहां पे ये प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं। और यहाँ पे इसके बावजूद भी जहां पे हमें कंट्रीज जैसे कि पेरू हो गया, मैक्सिको हो गया, चिली हो गया, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, तो ऐसे कंट्रीज में इसके बाद भी प्राइसेस बढ़े हैं, इसके बाद भी लोग वहां पे पैसे दिए हैं तो सामान खरीदने के लिए। तो ये एक यहाँ पे आपको ये भी एक सजेस्ट करता है कि ऑल्दो ये कंट्री पैसे दिए हैं, लेकिन ये जो कंट्रीज जो यहाँ पे पैसे खर्च कर रहे हैं, जो प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, तो वो हो सकता है दो टॉप 10% वहां के सिटीजन्स हैं जिनके पास मनी है, वो खर्च कर रहे होंगे। तो ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ये सिचुएशन और ही ज्यादा खराब है, जिसके चलते ये फूड प्राइसेस जो इंक्रीज हुए हैं, जिसके चलते उनकी इकोनॉमी हिट हुई है। लोगों के पास पैसे नहीं है कि वो इनफ फूड या न्यूट्रिशियस फूड अपने फैमिली को अफोर्ड करा सकें। तो ये सब सिचुएशंस कुछ ये सब अभी इमर्ज होके आ रहे हैं, जहां पे हम देख रहे हैं कि थ्रू आउट द वर्ल्ड एक हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है जो कि फूड प्राइसेस हैं उनमें। तो अभी देखना पड़ेगा कि आने वाले समय में क्या इस पेंडेमिक जो हमारा रिकवर इकोनॉमी होता है, तो इससे कहीं ना कहीं इससे इम्पैक्ट और पड़ेगा, या फिर हम एक रिकवरी मोड में आएंगे। तो ये अभी आने वाले समय में पता चलेगा। सो मैं आशा करता हूं कि इस सेशन में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एज ऑलवेज फॉर ज्वाइनिंग।